हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज हम लोग सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट एपोप्टोसिस में एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि एपोप्टोसिस क्या होता है। जैसे कि एपोप्टोसिस हमने बताया था कि एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है, प्रोग्राम सेल डेथ है, और हमने इसको कंपेयर किया था कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि एक तरीके से जो नेक्रोसिस होता है उसमें मैसिव डैमेज होता है, वहाँ पे एक्यूट इंजरी हो जाती है सेल में। जब एपोप्टोसिस की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ होता है और वहाँ पे मीन्स एक्यूट इंजरी होती है नेक्रोसिस में। और जो नेक्रोसिस का प्रोसेस होता है उसको हम लोग ऑन्कोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे कलर हम ले लेते हैं, हाँ, ऑन्कोसिस बोलते हैं। ऑन्कोसिस इस नेक्रोसिस के प्रोसेस में, और एपोप्टोसिस जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी, और हमने इसके पहले डिस्कशन किया है कि जो एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैस्पेज डिपेंडेंट और कैस्पेज इंडिपेंडेंट। तो कैस्पेज डिपेंडेंट में हम लोग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 पाथवे होते हैं। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करेंगे जिसको हम लोग डेथ पाथवे कहते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे की अगर हम लोग बात करें तो कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलता है जिसकी वजह से ये पाथवे इंड्यूस होता है एपोप्टोसिस का। तो वो सिग्नल क्या होता है, वो कोई डेथ सिग्नल मिलता है जिसकी वजह से सेल में एपोप्टोसिस होती है। तो सपोज कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कोई सेल सरफेस पे रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर को हम लोग डेथ रिसेप्टर बोलते हैं। वो रिसेप्टर हो सकता है FAS-R, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेटेज आर फॉर रिसेप्टर, जो कि TNF रिसेप्टर फैमिली को बिलोंग करता है। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं वो TNF फैमिली को बिलोंग करते हैं, या उसको हम लोग फास्ट रिसेप्टर बोलते हैं। और ये कहाँ पे क्योंकि रिसेप्टर है तो सेल सरफेस पे पाए जाएंगे। और इसके बाद ये किससे बाइंड करते हैं, एक पर्टिकुलर लीगेंड से बाइंड करते हैं जिसको बोला जाता है FAS-L, फैटी एसिड सिंथेटेज, L फॉर लीगेंड, FAS-L। बट आपको फुल नेम पे नहीं जाना है। तो FAS-R मीन्स कि एक रिसेप्टर जो जिसका नाम FAS-R है, या वो डेथ रिसेप्टर की तरह काम करता है, और एक लीगेंड बाइंड करता है उस रिसेप्टर से, और इस तरीके से इस एपोप्टोसिस की शुरुआत होती है। तो जो ये लीगेंड होता है वो लीगेंड किन्हीं पर्टिकुलर सेल्स में एक्सप्रेस होता है, NK सेल्स में एक्सप्रेस होगा या फिर साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स में एक्सप्रेस होगा। इस तरीके से ये लीगेंड एक्सप्रेस होता है और ये एक्टिवेट करते हैं एपोप्टोसिस को। और जो फैट डोमेन होता है वो प्रोकैस्पेज के साथ रिक्रूट होता है, और इस तरीके से फिर कैस्पेज, यहाँ पे जो इनिशिएटर कैस्पेज है कैस्पेज 8, ये एक्टिवेट होता है, और अल्टीमेटली कैस्पेज 3 एक्टिवेट होके एपोप्टोसिस कॉज कराता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फैड का नाम है फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, इंटरेक्शन ऑफ FAS-R एंड डेथ डोमेन। मीन्स कि जो ये रिसेप्टर है ये स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर है जो कि TNF रिसेप्टर होता है। यहाँ पे जो ये TNF रिसेप्टर है, ये TNF रिसेप्टर में आप ये जो FAS-R जो है, ये जो रेड आपको दिख रहा है ये FAS-R है। यहाँ पे देखिए FAS रिसेप्टर ये है, इससे यहाँ पे ये FAS-L लीगेंड ने बाइंड किया है। अब ये जो FAS है एक फैट का फॉर्मेशन होता है। वो फैड क्या होता है, फैड को बोलते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तरीके से डेथ डोमेन से एक मॉलिक्यूल और इंटरेक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन इंटरेक्शन ऑफ FAS-R। मीन्स कि ये R मॉलिक्यूल और यहाँ पे D का इंटरेक्शन हो रहा है इसके साथ, है ना, डेथ डोमेन का। तो इस तरीके से ये बनाता है फैट, और फैट एक एडेप्टर होता है, एडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करता है। मीन्स कि अब ये क्या करेगा, इसमें ये देखिए ये डेड डोमेन होता है। डेड का मतलब क्या है, डेथ इंड्यूसिंग डेथ इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन। तो ये क्या है, डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। और इस डेथ इफेक्टर डोमेन से फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे प्रोकैस्पेजेस
इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उन प्रोकैस्पेजेस से ये बाइंड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको इस डायग्राम में बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसेप्टर ने लीगेंड से बाइंड किया है और वो रिसेप्टर उसको डेथ रिसेप्टर बोलते हैं, और वो लीगेंड कहाँ एक्सप्रेस होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में या एनके सेल्स में, और ये लीगेंड इससे बाइंड करता है और एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि सिग्नलिंग मिल रही। और फैट रिक्रूट होता है, ये फैट प्रोकैस्पेजेस को कैस्पेजेस 8 में मीन्स कि इनएक्टिव कैस्पेज को एक्टिव कैस्पेज में चेंज करता है। कैसे चेंज कर पाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फैट डोमेन है इसका ये एक डेड पार्ट जो है जिसको बोलते हैं डेथ इफेक्टर डोमेन, ये मॉलिक्यूल ये इनएक्टिव प्रोकैस्पेज है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन, ये क्या है, इनएक्टिव प्रोकैस्पेज मॉलिक्यूल है, इससे इंटरेक्शन शो करता है और इस तरीके से इसका ऑटो क्लीवेज होता है प्रोकैस्पेज 8 का। जब ये इसके साथ अटैच होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑटो क्लीवेज होता है प्रोकैस्पेज 8 का और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। और डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस तरीके से ये जो प्रोकैस्पेज इनएक्टिव फॉर्म में थे ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ से क्लीव हो गया है। मीन्स कि जो इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस है वो कब एक्टिव होते हैं, जब वो फैट से रिक्रूट होते हैं, फैट के साथ अटैच होते हैं। फैट क्या होता है, फैट फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है। फास्ट क्या है, फास्ट एक रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर के साथ एक और डोमेन अटैच होता है डेथ डोमेन, और उस डेथ डोमेन में एक और डोमेन होता है जिसको बोलते हैं डेथ इफेक्टर डोमेन। और ये डेथ इफेक्टर डोमेन किससे बाइंड करता है, इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस के साथ इंटरेक्शन शो करता है और इस तरीके से जो इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस होते हैं कैस्पेजेस 8 वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद अल्टीमेटली ये क्लीव हो जाता है और ये एक्टिव फॉर्म में आता है। तो प्रोकैस्पेजेस 8 एक्टिव कैस्पेजेस 8 में चेंज होता है। इसके बाद जो ये एक्टिव कैस्पेजेस बनते हैं ये अपने डाउन स्ट्रीम कैस्पेजेस को कैस्पेज 3 को एक्टिव कर देते हैं, मीन्स कि प्रो कैस्पेजेस से उसको कैस्पेजेस 3 में चेंज कर देते हैं और इस तरीके से सेल डेथ या एपोप्टोसिस हो जाता है। तो अभी क्योंकि जब कैस्पेजेस 3 एक्टिव होंगे तो वो अपने डाउन स्ट्रीम बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, डीएनएज होंगे या लैमिन होंगी, बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, उनको डिग्रेड करेंगे और इस तरीके से एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको एक बार हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे दो मेन चीजें हैं, एक रिसेप्टर है और एक लीगेंड है। रिसेप्टर का नाम क्या है, रिसेप्टर का नाम है फैस। फैस का मतलब फैटी एसिड सिंथेटेज। फैटी एसिड सिंथेटेज जो फैस रिसेप्टर है ये बिलोंग करता है टीएनएफ फैमिली के रिसेप्टर को। तो ये जो टीएनएफ बीटा फैमिली के रिसेप्टर को बिलोंग करता है और इसमें यहाँ पे जब कोई डेथ डोमेन मींस डेथ रिसेप्टर बाइंड करता है जिसका नाम, वो डेथ रिसेप्टर किसके पास होता है, लिम्फोसाइट सेल्स के पास होता है या इनके सेल्स के पास होता है। इन सेल्स के पास ये लीगेंड होता है और ये लीगेंड जब इससे अटैच होता है, इस तरीके से एक दूसरी सेल होती है उसके पास ये लीगेंड है ग्रीन वाला, और यहाँ पे ये रिसेप्टर, ये हमारी टारगेट सेल है, ये जो है हमारी टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये कौन सी लिम्फोसाइट सेल है जहाँ पे जिसके पास एक फास्ट लीगेंड है, इसके पास फास्ट रिसेप्टर है और ये दोनों बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद यहाँ पे एक फैट का फॉर्मेशन होता है। फैट क्या होता है, फैट के पास एक डेथ डोमेन होता है और इसके बाद वो फास्ट से एसोसिएटेड होता है और इसके पास एक डेथ इफेक्टर डोमेन होता है जो कि प्रोकैस्पेजेस से इंटरेक्शन शो करता है और प्रोकैस्पेजेस का ऑटो क्लीवेज होता है। क्लीवेज होकर प्रोकैस्पेजेस 8 एक्टिव कैस्पेजेस 8 में चेंज हो जाते हैं और जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो एक्टिव प्रोकैस्पेजेस 8 इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस 8 को क्लीव करके एक्टिव प्रोकैस्पेजेस 3 में चेंज करता है। जब ये एग्जीक्यूट करते हैं आगे एपोप्टोसिस को और कैस्पेजेस 3 फर्दर क्या करते हैं कि अपने डाउन स्ट्रीम मॉलिक्यूल को जो कि बहुत सारा एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरीके से सेल में डेथ हो जाती है या एपोप्टोसिस कॉज हो जाती है। तो ये क्योंकि किसकी वजह से हुआ, एक एक्सटर्नल फैक्टर लीगेंड इन्वॉल्व था जिसका नाम फास्ट एल
लीगेंड था, इस वजह से इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। क्योंकि जब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज हो रहा था और इस तरीके से एपोप्टोसिस हो रहा था। बट यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एक डेथ रिसेप्टर पे एक डेथ लीगेंड आके बाइंड कर रहा है और इस तरीके से यहाँ पे डेथ हो रही है, तो इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा गया है। जो फास एल, जो यहाँ पे हमने फास एल बताया है, ये जो लीगेंड होता है ये होमोट्राइमेरिक होता है, ये खुद भी इटसेल्फ ट्राइमेरिक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सप्रेशन, क्योंकि ये देखिए लिम्फोसाइट पे लीगेंड पाया जाता है और ये कहाँ पे एनके सेल्स में, लिम्फोसाइट्स में और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो अभी आपको यहाँ पे फिर से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि डेथ रिसेप्टर है, जिसको हम लोग फास आर या टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली को बिलोंग करता है। ये सीरीन थ्रियोनिन टाइप के काइनेजेस टाइप के रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर से जब कोई लीगेंड बाइंड करता है, वो लीगेंड कैसा होता है, हेट्रोट्राइमेरिक होता है। कहाँ पाया जाता है, एक्सप्रेस्ड होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे, लिम्फोसाइट सेल्स पे या एनके सेल्स पे। इन सेल्स पे ये एक्सप्रेस होते हैं और ये ट्रांस मेम्ब्रेन लीगेंड होते हैं। ये लीगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाती है। कैसे एक्टिवेट होती है, एक फैट बनता है और वो फैट के पास एक डेथ डोमेन होता है और एक फास होता है, दोनों मिला के फैट एसोसिएटेड डेथ डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद एक डेथ इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, डेथ इफेक्टर मॉलिक्यूल, उससे प्रोकैस्पेजेस का मींस अटैचमेंट होता है और फिर इसके बाद प्रोकैस्पेजेस चेंज होते हैं कैस्पेजेस 8 में और प्रोकैस्पेजेस से कैस्पेज 8 में चेंज होने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ गया और इसके बाद ये इनएक्टिव कैस्पेज 3 को, जो कि प्रोकैस्पेज 3 के फॉर्म में है, उसको एक्टिव कैस्पेज 3 के फॉर्म में चेंज कर देगा और फिर इसके डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे था। अब हम लोग कुछ एपोप्टोसिस के इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि हमने प्रीवियसली बता चुके हैं, इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो वहां पे जो इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस, इसका नाम है इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस, IAPs, इसको बोला जाता है IAPs। फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था बकेलो वायरस में। तो ये सबसे पहले जो इंट्रिंसिक पाथवे में जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं उन इनहिबिटर्स को IAPs बोलते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम बकेलो वायरस में आइडेंटिफाई किए गए थे। और ये किस तरीके से एपोप्टोसिस को रोक पाते हैं, ये एक्टिव कैस्पेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिग्रेड करा देते हैं और इस तरीके से ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देते हैं। और ये IAPs क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बकेलो वायरस में देखे गए थे, तो ये क्या करते हैं, IAPs प्रिवेंट होस्ट सेल फ्रॉम एपोप्टोसिस विच इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, मींस कि जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है उन सेल्स के एपोप्टोसिस को ये प्रिवेंट कर पाते हैं। फिर जो और इनहिबिटर्स थे उनमें ऐसा पाया गया कि इनके पास जो जितने भी IAPs होते हैं उनके पास एक या एक से ज्यादा बकेलो वायरस का रिपीट होता है और यही रिपीट कैस्पेजेस को आइडेंटिफाई करता है, एक्टिव कैस्पेजेस को, और उनको यूबिक्विटिनाइजेशन के थ्रू डिग्रेड करा देता है। तो जब कैस्पेजेस, एक्टिव कैस्पेजेस डिग्रेड हो जाएंगे तो एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी और इस तरीके से ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे इनहिबिट होता है वो फ्लिप, एक प्रोटीन इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है, उस फ्लिप से इनहिबिट होते हैं और ये इनएक्टिवेट कर देते हैं फैट डोमेन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फैट है, फैट एक एडेप्टर की तरह काम करता है प्रोकैस्पेजेस के लिए। तो अगर ये फैट ही नहीं होगा तो ये प्रोकैस्पेजेस नहीं बाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये जो DISC कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आगे के प्रोसेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है फैट को और कैस्पेजेस 8 को, जो कि एक इनिशिएटर कैस्पेजेस की तरह काम करता है। तो ये हमारा कैस्पेजेस में जो जो इनहिबिटर्स होते हैं, सॉरी एपोप्टोसिस में, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया।
अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एपोप्टोसिस और कैंसर का क्या रिलेशन है। जहाँ पे कैंसर सेल्स होती हैं ऑब्वियसली वहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं हो पाता, इसीलिए वो ट्यूमर के फॉर्म में रहती हैं। नहीं तो अगर एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो तो अनवांटेड सेल्स हमारी बॉडी में क्यों रह पाएं, वो तुरंत एपोप्टोसिस कर दिया जाए। बट एपोप्टोसिस जो कैंसरस सेल्स होती है वो ऐसी हो चुकी होती हैं कि वो कुछ ऐसे पाथवेज को इग्नोर करती हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स में एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है। जैसे कि क्या करते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो p53 मॉलिक्यूल का इनएक्टिवेशन कर देती हैं। तो p53 मॉलिक्यूल आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये सेल का, ये जीनोम का गार्जियन होता है। अगर ये डीएनए डैमेज को रिपेयर कराता है या सेल साइकिल को इनिबिट कराता है, मतलब p21 के थ्रू इनिबिट करा देगा, तो भी अगर सेल साइकिल भी नहीं चल रही है तो जो मैसिव प्रोलिफरेशन होता है वो भी नहीं होगा। लेकिन ये क्योंकि p53 को ही इनएक्टिव कर दे कैंसरस सेल्स कर देती हैं। और दूसरा कि p53 ATM और ATR के थ्रू क्या करवाता है, चेक पॉइंट्स को एक्टिवेट करा देता है। या फिर p53 जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होती हैं जैसे कि नॉक्सा और प्यूमा को क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है, क्योंकि ये उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है इन प्रोटीन्स के लिए। तो ये जब इनएक्टिव हो गया तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, ना तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बन पाएगी, ना तो डीएनए डैमेज हो पाएगा, ना तो सेल साइकिल ही रुक पाएगी कि भाई प्रोलिफरेशन ही ना हो, ट्यूमर का साइज ही ना बड़ा हो। तो ये सारी चीजें नहीं हो पा रही क्योंकि कैंसरस सेल्स में p53 को इनिबिट कर दिया जाता है। दूसरा, ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं BCL2 का प्रोडक्शन करती हैं। BCL2 क्या है, BCL2 एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। अब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन का अगर ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी। या फिर ये मिमिक कर देती है BCL2 को। BCL2 की तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिमिक करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि एंटी एपोप्टोसिस होती है, मींस कि एपोप्टोसिस नहीं हो पाती है, एपोप्टोसिस इनिबिट हो जाता है। दे इनिबिट एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर FF1। अब देखिए FF1 जो कि हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, FF1 के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये FF1 मॉलिक्यूल है। FF1 मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये FF1 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये क्या करता है, कैस्पेस को रिक्रूट कराता है और कैस्पेस को एक्टिव फॉर्म में लाता है। लेकिन ये FF1 कैंसरस सेल्स में FF1 ही नहीं बन पा रहा है तो क्या होगा, एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा। ये FF1 अगर हम लोग इसको C एलिगेंस में बात करें तो C एलिगेंस में FF को SED4 से कंपेयर किया जाता है। मींस कि FF1 का काम जो इंट्रिंसिक पाथवे में होता है वो C एलिगेंस में SED4 मॉलिक्यूल करता है। ये क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये आपको याद रखना, C एलिगेंस जो एक निमेटोड होता है जो कि मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, तो वहां जब एपोप्टोसिस होती है तो वहां FF की जगह SED4 होता है। अब इसके बाद तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो FF है, जो ये जो कैंसरस सेल्स होती है FF को भी क्या कर देती है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर FF1। तो FF1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा। जब FF1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हेप्टामेरिक जो ये एपोप्टोसोम बना था वो एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। एपोप्टोसोम नहीं बनेगा तो प्रोकैस्पेजेस रिक्रूट नहीं होंगे। प्रोकैस्पेजेस रिक्रूट नहीं होंगे अगर, तो कैस्पेजेस एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएंगे और इस तरीके से एपोप्टोसिस इनिबिट हो जाएगी। तो ये देखिए कैंसरस सेल्स क्या क्या कर रही हैं, p53 मॉलिक्यूल को भी इनिबिट कर दे रही हैं, उनका इनएक्टिवेशन कर दे रही हैं। BCL2 का प्रोडक्शन ज्यादा करा रही जो कि एंटी एपोप्टोटिक है। BCL2 को मिमिक कर दे रही कि BCL2 की तरह कुछ और मॉलिक्यूल होंगे जो कि मिमिक कर रहे हैं, तो एंटी एपोप्टोसिस और एपोप्टोसिस हो ही नहीं रही है। एक्सप्रेशन ऑफ मींस की इनिबिट कर रही हैं FF1 के जीन एक्सप्रेशन को। जो FF1 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कैस्पेस को रिक्रूट कराने में हेल्प करता है, तो उसको भी नहीं होने दे रही हैं। तो इस तरीके से कैंसरस सेल्स में एपोप्टोसिस नहीं हो पाती, क्योंकि एपोप्टोसिस तो अच्छी चीज है। अगर जिसको कैंसर हो रहा है और वहां पे उन सेल्स में एपोप्टोसिस हो जाए तो कैंसर हो ही ना, मींस की जो भी अनवांटेड सेल्स हैं तो वो रिमूव हो सकती है बॉडी से। लेकिन वहां पे जो कैंसरस सेल्स होती है वो अपने पाथवेज को वो बहुत सारा चीज अपना चेंज कर देती हैं, अपना उनका जीने का तरीका अलग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पे एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरा, ये तो इंट्रिंसिक पाथवे में हमने बात बताई कि इंट्रिंसिक पाथवे में FF और ये सारे मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो ब्लॉक द T सेल फार
एपोप्टोटिक टी सेल विद फास्ट सेल, मतलब कि दूसरा ये जो फास्ट सेल मीन्स कि हमने आपको अभी जस्ट बताया एक्सट्रिंसिक पाथवे में कि फास्ट सेल एक लीगेंड होता है, फैटी एसिड सिंथेटेज एल एक लीगेंड है जो कि आर रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये डेथ लीगेंड होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस समय डेथ लीगेंड आएगा, डेथ रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इस तरीके से सेल डेथ हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं ये लीगेंड को भी इनहिबिट कर देती हैं, तो इस तरीके से कैंसरस सेल्स में एपोप्टोसिस न तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों ही तरीके से नहीं होने पाती है, इस वजह से ट्यूमर बड़ा होता जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगर हम HIV की बात करें तो ये सिंड्रोम के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे एड्स कॉज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। क्या होता है वहाँ पे जिनमें HIV पैथोजेनेसिस होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसकी डेथ होती है, CD4 T सेल्स की। तो CD4 T सेल्स की डेथ होती है एपोप्टोसिस की वजह से। तो मीन्स कि एपोप्टोसिस हमने आपको पहले ही बताया था कि एपोप्टोसिस इज गुड थिंग, बट दिस गुड थिंग इज टू मच लो और या कम अमाउंट में हो रही है तो ये क्या हो सकती है, बैड थिंग है। किस केस में, कैंसर के केस में। लेकिन अगर एपोप्टोसिस जो कि एक अच्छी चीज है बहुत ज्यादा हो रही है कहीं पे तो वहां पे भी ये बैड थिंग हो सकती है, जैसे कि HIV, जिन पेशेंट को HIV होता है वहां पे एपोप्टोसिस इनके इम्यून सेल्स में बहुत ज्यादा होने लगता है, तो इस तरीके से ये कॉज करता है। तो ये यहाँ पे फिर हम लोग इस यहाँ पे एंड करते हैं एपोप्टोसिस को। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।